नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और एक बार फिर गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में बहुत कुछ खास और बहुत कुछ नया आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आज पूरे दिन क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन इस वक्त की ताजा जानकारी और ताजा अपडेट हम आपको बता दें, क्योंकि बात चाहे फिर हम सुशांत सिंह राजपूत मामले की करें, कोरोना की करें, और ताजा अपडेट हम देंगे आज ममता अपने दर्शकों को। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, भारत चीन तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कि चीन ने मानसरोवर इलाके के पास अपनी मिसाइलें तैनात की है। बड़ी खबर, चीन ने बयान जारी कर कहा भारत से तनाव बढ़ने का खतरा है। बिल्कुल, भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में अहम चोटी का हिस्सा है और भारत चीन तनाव के बीच ये बड़ी खबर एक और सामने आई है। चीन ने मानसरोवर इलाके के पास मिसाइल तैनात की है और आपको बता दें कि चीन ने बयान जारी कर कहा कि भारत से तनाव बढ़ने का खतरा है। भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में अहम चोटी पर कब्जा किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं जमीन से लेकर आसमान तक एलएसी पर, और चीन ने मानसरोवर इलाके पर तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने बयान जारी किया है, बाकायदा कहा भारत से तनाव बढ़ने का खतरा है। भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में अहम चोटी पर कब्जा किया है और भारत चीन तनाव के बीच बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से चीनी घुसपैठ को नाकामयाब किया है हमारी सेना ने, और एक बार फिर तनाव लगातार जारी है, क्योंकि पहले गलवान और गलवान पार्ट 2 फिर दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। और भारत चीन तनाव के बीच हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत चीन सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर यह भी खबर है कि चीन ने एलएसी के पास J-20 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि चीन के J-20 लड़ाकू विमान लद्दाख और आसपास के इलाकों में उड़ान भर रहे हैं। ममता, बिल्कुल, भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में अहम चोटी पर कब्जा कर लिया है, तो लगातार भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। आपको बता दें, चीन ने एलएसी के पास J-20 लड़ाकू विमान भी तैयार किया है और तैनात कर दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से भारत और चीन के बीच बातचीत के दौर चले, लेकिन बातचीत शायद चीन मानने वाला नजर नहीं आ रहा है। अब एक्शन पर भारत पूरी तरीके से है और जिस तरीके से लगातार चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, क्योंकि यही कहा जा सकता है कि ये लातों के भूत है, बातों से बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और अब एक्शन की बारी आ गई है। लगातार जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है और चीन जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, लगातार घुसपैठ करने की कोशिश लगातार चीन की तरफ से की जा रही है। J-20 लड़ाकू विमान आसपास के इलाके में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से पैंगोंग झील और गलवान घाटी लगातार जहां पर चीन की तरफ से अलग अलग तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। इशफाक गौर ममता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। इशफाक, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लगातार तनाव बरकरार है और जो खबर मिली, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा और आज भी ये खबर है कि आज भी बैठक होने वाली है। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले जो बड़ी बात है वो ये है कि रात देर गई जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देशवासी आराम से सोए और पहरेदार जो है वो सरहद पर लगे हुए हैं, उसके आपको इस बात का अंदाजा लगना चाहिए कि क्या मैसेज वो कन्वे करने चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, जब लद्दाख की सिचुएशन को आप देखेंगे और लद्दाख के अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट हिल्स थे, पहाड़ियां थी, उनको दोबारा कैप्चर किया गया है और कल रात देर गए ये बड़ा ऑपरेशन जो है किया गया है, जिसमें थोड़ी देर में अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बयान आएगा। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बड़ी बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है, जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि बैठकें भी होंगी जी, बातचीत के जरिए से मसले का हल करने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन अब की बार जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट हो रही है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि सरहद के उस पार रात भर जिस तरीके की गतिविधियां हुई है, जो इंटेलिजेंस इनपुट आया है, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर कल हमने देखा कि रात भर हेलीकॉप्टर और जो एयरफोर्स के जवान है वो दिखे, पूरी नजर रखे हुए थे।
और अब जो आज सुबह सुबह हमारे पास खबर आ रही थी कि चशूल और आसपास के एरिया में भी डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ताकि कहीं से भी चीनी एग्रेशन जो है वो ना हो और चीन को एक ऐसा जवाब दिया जाए जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था। बिल्कुल इशफाक, अब जैसे बता रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, बातचीत लगातार चीन के साथ की जा रही है, लेकिन बातचीत बेनतीजा नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये मुहावरा वहां पर सटीक बैठेगा कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने को तैयार नहीं है। एक बड़ा एक्शन भारत की तरफ से जरूर लिया जाना है और एक तरीके से हम देखें जिस तरीके से चीन कह रहा है कि भारत से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए हम भी पूरी तरीके से तैयार है। ये एक अच्छी जीत मान सकते हैं भारत की कि चीन अगर इस तरीके से डरेगा भारत से तो ये काफी पॉजिटिव है भारत के लिए। देखिए, अगर आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो भारत सरकार की तरफ से हो सकता है पहले स्ट्रेटजिकल कोई डील हुई हो, स्ट्रेटजिकल गलती हुई हो, क्योंकि पहले जब वो आए थे तो शायद इतनी तैयारी हमारे पास नहीं थी, लेकिन उसके बाद आउटराइटली सारा पोजीशन चेंज हुआ और जब गलवान का इंसिडेंट हुआ उसके बाद और एग्रेशन में इंडियन आर्मी आई है, जिसका नतीजा आपने कल देखा, जो हमने कल पूरे दिन मैराथन चलाया और आज का इफेक्ट हम लद्दाख की सरहद पर देख रहे हैं। इसलिए चाइना को भी ये पता है कि ये वो भारत नहीं है जिसको लेकर हमने अपना प्लान बनाया था कि हम आगे बढ़ेंगे, फिर बातचीत होगी या वो चुप करके बैठेंगे तो एलएसी ऑल्टर होती रहेगी। इस बार पैंगोंग त्सो हो, दिप्सांग हो, गोग्रा पोस्ट हो, हॉट स्प्रिंग हो, चशूल हो, हर एक मुद्दे पर हमारी तरह से जो बात होगी और यही वजह है कि कल जो बातचीत हुई थी वो इतनी ज्यादा देर तक चली कि कोई बात बाद में बनी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर चाइना पर था और उन्होंने कहा कि देखिए हमें कुछ समय दे दीजिए, उसके बाद हम दोबारा बातचीत के लिए आएंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भारत सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्रिस्टल क्लियर है कि आज से 3 महीने वाली पुरानी पोजीशन पर आप जाइए, उसके बाद हम हर एक बात आपके साथ करेंगे। अनलेस एंड अनटिल वो नहीं होता है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी और यही बात कल आर्मी ने भी कही। और जब आप बिपिन रावत के स्टेटमेंट को देखेंगे जो शायद अभी थोड़ी देर में ऑन ईयर भी होना है, उस स्टेटमेंट में भी काफी चीजें क्लियर है कि अब सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा आगे चली गई है और यही वजह है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हर तरह से तैयार है। बिल्कुल इशफाक, क्योंकि यही वजह रही थी और हम पूरी तरीके से डटे हुए थे क्योंकि गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी सेना वहां पर मौजूद थी और वो समझ चुकी थी समय रहते कि चीनी सेना ऐसा कुछ करने वाली, और यही वजह रही कि अच्छी जीत हुई और उनको खदेड़ा गया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये अलर्टनेस और इंटेलिजेंस इनपुट का ही नतीजा था कि जिस तरीके से वो चशूल के पास आए थे तो उसके बाद उन्हें बैक ट्रैक करना पड़ा। लेकिन अभी जो हर्ष एक खबर डेवलप हो रही है, मेरे जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्लैक हिल जो है, ब्लैक हिल बिल्कुल चशूल के पास वाला एक हिल है जो चाइना के एलएसी में आ रहा है, वहां पर टैंक्स और कुछ मिसाइलें फिट की गई हैं रात को और तकरीबन 500 से 800 पीएलए के जवान वहां पर दिख रहे हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहा है ये भी तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आ रहा है, तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और ये जो ब्लैक हिल वाली खबर है ये भी हम अपने दर्शकों के लिए पहली बार बता रहे हैं। चशूल के बिल्कुल फ्रंट में ब्लैक हिल है जिस पर पीएलए के फौज पहली बार आए हैं। राइट फ्रॉम 72 और 64 के वॉर के बाद पहली बार ये ब्लैक हिल पर आए और ब्लैक हिल पर टैंक्स और जो अभी हमारे पास खबर आ रही है कि मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जिसका रिव्यू हो रहा है, मिनिस्टर फॉर डिफेंस उसका रिव्यू कर रही है और अब उसका तोड़ भी जो है उसी तरीके से किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से बड़ी खबर ममता इशफाक दे रहे थे, अब चीन को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि एक बात आपने अच्छी कही कि लातों के भूत बातों से दरअसल नहीं मानते। ग्राफिक्स के जरिए ममता हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से यह झड़प हुई है। बिल्कुल, भारत चीन के बीच फिर से झड़प हुई है। चालबाज चीन के एलएसी पर एक बार फिर नापाक हरकत देखने को मिल रही है। पैंगोंग लेक के पास चीनी सैनिकों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। तो लगातार हम आपको जानकारी बता रहे हैं किस तरीके से घुसपैठ की गई थी। भारतीय सेना ने चीन की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया, क्योंकि एक बार फिर गलवान पार्ट 2 को दोहराने की कोशिश चालाक चीन कर रहा था। स्ट्रेटेजिक हाइट पर खराब थी चीन की नीयत और उस नीयत को हम पहले से समझ चुके थे। जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया, बिल्कुल भारतीय बटालियन ने स्ट्रेटेजिक हाइट पर किया कब्जा, तो भारतीय बटालियन ने वहां पर कब्जा कर लिया है और चीन की इन हरकतों को वो पूरी तरीके से
बिल्कुल, चीनी का दावा है, जिस तरीके से दावा करते हैं स्ट्रेटेजिक हाइट वाला क्षेत्र उनके क्षेत्र में स्थित है और साथ ही साथ चालबाज चीन की जो चालाकी सामने आती है, क्योंकि चीनियों का इरादा उस ऊंचाई पर कब्जा करना था, यानी उस पहाड़ी पर कब्जा करना था जो भारत का है, लेकिन अपने नापाक इरादे मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और भारतीय सेना को चीन की प्लानिंग का आभास हो गया था। ममता, बिल्कुल, ये भारत की बदकिस्मती है कि उनके पड़ोसी देश चीन जैसे हैं। अब चीन ने लद्दाख सीमाओं के पास अपने फाइटर प्लेन J-20 की तैनाती की है। तो आपको बता दें, J-20 विमान लद्दाख और आसपास के इलाकों में भारतीय क्षेत्र के करीब उड़ान भर रही हैं। तो चीन की तरफ से एक और ये कदम उठाया गया है। तो बिल्कुल, चीन की तरफ से मानसरोवर क्षेत्र के पास मिसाइल तैनात किए जाने की खबर है और जिस तरीके से वो आसमान में भी गश्त कर रहा है, लेकिन भारत पूरी नजर रखे हुए है और J-20 को PLAF द्वारा हॉटन एयरबेस पर तैनात किया गया है। ये भी जानकारी ममता मिल रही है, क्योंकि खाली आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन। चीनियों का इरादा ऊंचाई पर कब्जा करना था, जो पूरी तरीके से नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। तो इस वजह से एक बार फिर तिलमिला गया है चीन और लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है कि पूरी तरीके से, जिस तरीके से चीन घुसपैठ करने की भारत बिल्कुल करारा जवाब दिया है, करारा जवाब देंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार सीबीआई पूछताछ करे और रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर पूछताछ की जाएगी। रिया से आज एक बार फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई रिया से लगातार 5वें दिन आज पूछताछ करेगी। 4 दिन की पूछताछ सीबीआई की तरफ से की गई है। अब तक अगर बात करें तो 35 घंटे की पूछताछ रिया से हो चुकी है। गौरव आर्या से आज दूसरे दिन फिर पूछताछ करेगी ईडी। तो रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ सीबीआई की तरफ से की जा रही है और सुशांत सिंह का ये केस लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ पूछताछ का दौर जारी है सीबीआई की तरफ से, लगातार जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बात सिद्धार्थ पिठानी की करे, नीरज की करे, लगातार या रिया की करे। अब इसमें ईडी और पूरी तरीके से नारकोटिक्स विभाग भी पूरी तरीके से जांच कर रहा है और आज 5वां दिन है जब रिया से पूछताछ होगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई लगातार पूछ रही है, लेकिन रिया की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स सामने नहीं आ पा रहा है। रिया बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं कर रही है, जिस वजह से ये लगातार जांच आगे बढ़ी है। अशोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आज 5वां दिन है, आज एक बार फिर से रिया से पूछताछ होने वाली है। क्या कुछ आज रहने वाला है? अशोक, आवाज मिल रही है आपको? तो अशोक जुड़ेंगे ममता कुछ देर में हमारे साथ, तमाम जानकारी हमसे लेंगे। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज मिल रही है। अशोक, क्या कुछ आज रहने वाला है, जिस तरीके से ममता कह रही थी, क्योंकि आज 5वां दिन होगा रिया से पूछताछ का, क्या कुछ आज रहने वाला होगा? क्योंकि लगातार रिया से पूछताछ की जा रही है। एक तरफ ईडी है, क्योंकि ईडी गौरव आर्या से पूछताछ करी और आज रिया से एक बार फिर पूछताछ होनी है। बिल्कुल, देखिए हर्ष, लगातार जो आज 5वें दिन की पूछताछ हो रही है और जिस तरह से अब तक 4 दिन की पूछताछ की गई है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए रिया का जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई दे रहा है। 4 दिन में तो 2 बार वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सुरक्षा की मांग कर रही थी और जिस तरह के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनके साथ में अब सीबीआई की तरफ से वो इतने आसान नहीं है, जिसके चलते जो है उनका एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। आज विशेष तौर से यह माना जा रहा है, जिस तरह से कल भी ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी को सामने बिठा करके उनसे पूछताछ की गई थी और जो नीतू की तरफ से जो प्रश्न रखे गए थे, नीतू को भी सामने बिठा करके कुछ प्रश्नों के उनसे जवाब मांगे गए। और जैसे कि आज एक बार फिर से ये सुबह 8:10-11 बजे के आसपास जो है इनको पहुंचने के लिए कहा गया है डीआरडीओ ऑफिस में। तो ये संभव है काफी हद तक कि आज दोबारा सिद्धार्थ पिठानी को और नीतू को भी, मीतू सिंह को बुला करके बकायदा उनके सामने बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। इसमें सबसे अहम एंगल जो है वो अब कहीं ना कहीं गौरव आर्या का आ गया है। गौरव आर्या जिस तरह से कल मुंबई में आने के बाद में उनसे ईडी ने पूछताछ की और उसमें कई जो प्रश्न थे वो रिया से जुड़े हुए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज भी जब गौरव आर्या को पूछा ईडी ऑफिस में पूछताछ की जाएगी तो प्रश्न जो रहेंगे वो ड्रग्स है और रिया से कनेक्टेड ही रहेंगे। तो जिस तरह के प्रश्न वहां पूछे जाएंगे उसी के ठीक पैरेलल इंक्वायरी जो है आज हमको यहाँ पर डीआरडीओ ऑफिस पहुंचे दिखाई दे रही है। बिल्कुल अशोक, अगर बात करें रिया की और सिद्धार्थ पिठानी की, कब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को आमने सामने बैठा के बातचीत करेंगे? क्योंकि रिया कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं है और सिद्धार्थ पिठानी से बहुत कुछ सीबीआई उगल चुकी है अब तक। तो अब जब ये दोनों सामने होंगे तो बहुत सारी चीजें खुल सकती है, क्योंकि रिया और सिद्धार्थ पिठानी के जो बयान होंगे उन दोनों से काफी कुछ पता चल सकता है, क्योंकि डिफर दोनों के बयान हो सकते हैं। देखिए, अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें ये
जो अंदर जो सोर्सेस को जो मिल रहा था उसमें ये बात सामने आई है कि अभी काफी हद तक जो है रिया को और सिद्धार्थ पिठानी को जो है बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा चुकी है। कुछ प्रश्नों के ऊपर उनसे बातचीत की गई है, लेकिन अगर बताए कि आज का जो दिन है बहुत ही अहम होगा, क्योंकि देखिए लगातार 5 दिनों में 35 घंटे के 4 दिनों में 35 घंटे के पूछताछ रहने के बाद में अब काफी जो स्थिति है वो क्लियर होती दिखाई दे रही है। और अब जब इसमें नई एक एंट्री मीतू सिंह की हो गई है, तो मीतू सिंह एक ऐसी शख्स जो कि वहां पर उस एंटायर सिनेरियो में वहां मौजूद थी, तो आज जो इन्वेस्टिगेशन है ये किसी निर्णायक दौर की तरफ बढ़ते हुए हमको दिखाई दे सकती है। क्योंकि देखिए जो स्टेटमेंट पहले ही सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से जो रिकॉर्ड किया गया है उसी के बेस पर, उसी के आधार पर आज रिया से काफी हद तक क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। और अगर इसमें कहीं भी किसी भी तरह से उसके स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई देता है तो उसके बाद में मीतू को बिठा करके मीतू से पूछताछ की जाएगी। देखिए इसमें इसके रिया के अलावा अगर इसमें और कोई अगर स्टेटमेंट किसी का बहुत मायने रखता है तो वो है शौविक चक्रवर्ती का। और अभी तक तो पूरे मामले को लेकर के इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनको बुलाया भी नहीं गया, उनसे पूछताछ नहीं की गई है, क्योंकि फाइनली ये भी माना जा रहा है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी समझ भेजा जाएगा, उनको बुला के उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए कई ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक रिया को और शौविक को पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे कई प्रश्न हैं जो कि अब तक रिया चक्रवर्ती नहीं पूछे गए हैं। तो वो प्रश्न होते हैं कि सीबीआई जो है बचा के रखी होगी, जिस वक्त इंद्रजीत चक्रवर्ती सामने आएंगे तो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान वो प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए पूरा होमवर्क करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है, तो इसमें काफी हद तक अब इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जाए इस मामले को लेकर। अशोक, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम मुंबई पुलिस को देखते हैं तो मुंबई पुलिस की भूमिका भी अब कहीं ना कहीं दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करती है तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रिश्ता एक तरीके से कहिए कि रिया चक्रवर्ती का बन गया है। पहले गई थी तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद फिर सीबीआई से पूछताछ करती है सीबीआई रिया चक्रवर्ती तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन चली जाती है। आखिर ये रिश्ता कैसा है, कि रिश्ता क्या कहलाता है एक तरीके से हम कहेंगे? देखिए इस पे टिप्पणी करते जाएंगे हर्ष तो बहुत लंबा चलेगा सिलसिला, क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणी का मामला नहीं है। लेकिन ऐसा है कि रिया का जो घर है वो जुहू के इलाके में आता है और जो जुहू है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में है, तो वो चले जाती है वहां पर और जाकर के वहां पे जब मीडिया के खिलाफ शिकायत कर देती है। बार बार उनको मीडिया के प्रश्नों से बड़ा मतलब उनको तकलीफ हो रही है, और जो चीज की गई है और ड्रग्स का जो सेवन किया गया उस वक्त उनको नहीं लगा था कि अगर ये कभी खुलासा होगा तो तस्वीर भी आपने देखी होगी अशोक पांडे, क्योंकि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जब वो कल गई तो खातिरदारी भी अच्छी खासी हो रही थी। एक चाय का कप भी उनके बगल में रखा था, अगर आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो तभी तो सवाल उठ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, देखिए हर्ष वहां पे एक सीम्स टू बी एक्यूज जो कि है और एक बहुत बड़े मामले की मेन जो आरोपी बताई जा रही है उसको चाय नाश्ता कॉफी दिया जा रहा है, और जो गरीब जो बेचारे जो उसमें जो विटनेस है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आकर सामने, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनको पुलिस जो है उनको फोन करके पूछती भी नहीं कि किस नंबर से कॉल आया। तो ये दोहरा चरित्र जो है मुंबई पुलिस का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि जैसा आपका कद है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसे आप महान इंसान है, तो उसके जरिए आपको जो यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। और एक आदमी जो सड़कों पे काम करता है, जैसे कि हमने चाबी वाले का स्टेटमेंट लिया था, इसके अलावा अभी हमने जो एक लड़का और था जिसने डेड बॉडी देखी थी, उसने भी कहा कि उसको जान से मारने की धमकी आ रही है, डराया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को पुलिस जो है मदद नहीं करेगी। लेकिन ये तय है कि जैसे ही ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो पुलिस के ऊपर भी इसमें कई प्रश्न उठेंगे, कई चीजें जो सामने वो आएंगी, क्योंकि जो पुलिस का रवैया रहा है पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो पहले ही मिनट से सवालों के घेरे में रहा है। तो खैर अभी रिया जाती है वहां पे शिकायत करती है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया पत्रकार जो है अपना काम कर रहे हैं तो इसमें अगर हम कहीं गलत करेंगे, वॉयलेशन करेंगे तो मामला पर भी बनेगा। लेकिन फिलहाल जो है किसी भी मीडिया कर्मी की तरफ से इस तरह की चीजें नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन जो बर्ताव जो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये बिल्कुल हर सवालों के घेरे में है। बिल्कुल अशोक, और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और लगातार रिया को बचाया भी जा रहा है, उस पर राजनीति भी खूब हो रही है। लगातार एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप भी लगा रही है। यहीं से समझ जाइए कि रिया की पहुंच कहां तक है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि अगर पहुंच इतनी लंबी नहीं होती तो अब तक कब के अंदर होती। हाँ देखिए, ये आप जो ममता बात बता रही है वो एकदम सही है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर एक और चीज सामने आना शुरू हो गई है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं वो बहुत रिलायबल नहीं होती, उसमें फोटोशॉप भी होता है, काफी चीजें होती हैं। अब उसमें एक सामने ये आया है कि आदित्य ठाकरे के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर जो है वो रिया चक्रवर्ती ने दिया था, बाकायदा उसका बिल पोस्ट किया जा रहा है, फोटोग्राफ पोस्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए ये अभी तक तो सिर्फ सोशल मीडिया तक ये सारी बातें वायरल है, लेकिन अगर वाकई में इसके पीछे कोई अगर सच है, हकीकत है, तो हर कोई इस प्रयास में लगा है कि आखिरकार क्या पॉलिटिकल कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के बने हुए हैं।
हालांकि एक सो कॉल्ड इंटरव्यू, कॉफी चैट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो कभी किसी पत्रकार ये पॉलिटिशियंस को नहीं मिले हैं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानती है, लेकिन अगर कहीं भी अगर कोई उनके साथ पिक सामने आता है और उसको वेरीफाई किया जाएगा तो उनका एक बहुत एक झूठ है जो वो लगातार कहते आ रही है वो भी बेनकाब होते दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर के आदित्य ठाकरे का भी नाम जोड़ा जा रहा था कि आदित्य का कहना है कि इन्वॉल्वमेंट है। ठाकरे परिवार जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सारी चीजों को जानता है। इसके लिए सरकार इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, सरकार के ऊपर भी कुछ चीजें होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है, काफी चीजें होती है, तो वहां से आदेश आने के बाद सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन करे और अगर इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा या किसी के साथ में कोई अगर इसमें साठगांठ होगी तो बेशक निकल करके आएगी। क्योंकि एक चीज इसमें और है, मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जिस वक्त दिशा साजिश का मामला हुआ था उस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कई पॉलिटिशियंस के करीबी और कई फिल्म स्टार्स जो है वो वहां मौजूद थे, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में मैसेजेस भी आए थे। और नारायण राणे जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि 8 तारीख को जो है रात को दिशा साजिश के पर पार्टी हुई थी जिसमें आदित्य ठाकरे, अरबाज खान और कई सूरज पंचोली जैसे कई अधिकारी, कई कलाकार और नेता वहां मौजूद थे। हालांकि अब तक इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन नाम तो आ रहा है और ये नाम आने की वजह से ये इस बात की पुष्टि भी होती है कि किस तरह के रिलेशन जो है वो रिया चक्रवर्ती के और पॉलिटिक्स के साथ में हो सकते हैं। अगर बिल्कुल अशोक, इतने सारे एंगल सामने आ चुके हैं, बहुत जिस तरीके से नार्कोटिक्स विभाग, ईडी, सीबीआई, इतनी जांचें हो रही हैं, इस वजह से तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ये केस जिस तरीके से अब उलझता भी नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी टीमें एक साथ आ गई, इतने सारे एंगल्स इस केस में आ चुके हैं, कितने खुलासे हो चुके हैं। क्योंकि जब नार्कोटिक्स विभाग की तरफ से हुआ तो आप देख सकते हैं वहां पर जो ड्रग्स डीलर्स है उनमें खलबली मच गई थी, जांच के आंच से वो इतना परेशान हो गए थे, ड्रग्स फेंकने को तैयार हो गए थे। इतने सारे केस हैं कि एक ही मतलब इंसान इतना वो उलझ चुका है इसमें। हर दिन यही टीवी देखता है इंसान, जनता ये देखती है कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज कुछ सामने आ जाएगा, अब गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मामला है कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन अलग खुलासे और नया एंगल। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए और कंगना रनौत ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि ये ड्रग्स पार्टी जो है बॉलीवुड में होते रहती है, इसमें बहुत बड़े नाम निकल करके आएंगे, ए ग्रेड जो बॉलीवुड स्टार्स है उनके नाम निकल करके आएंगे। तो इसको प्राथमिकता देते हुए अब डीआरआई के जो एक बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी है जिनका नाम समीर वानखेड़े है, उनको जो है एनसीबी में ट्रांसफर किया गया है और माना जाता है कि समीर वानखेड़े जो है उनके सोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुंबई के रहने वाले हैं और उनका बहुत अच्छा नेटवर्क रहा है। अब देखिए, जिस तरह से इसमें अलग अलग एजेंसीज जुड़ रही हैं, जैसे कि अब एनसीबी भी अपना काम कर रही है और अब इसके अलावा सीबीआई के पास पहले ही ये मामला है, मुंबई पुलिस ने पहले ही लिपापोती कर दी है इस पूरे मामले को लेकर के। तो देखिए, ये अब कहीं ना कहीं पर जो एंगल है सीबीआई के साथ साथ जो एनसीबी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये तो मान के चलिए कि इसमें कहीं ना कहीं पर कुछ फाउल प्ले है और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी अपडेट देने के लिए सीधी, क्योंकि कहीं ना कहीं साठगांठ तो है ममता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज रिया चक्रवर्ती की बहुत कुछ कहती है, जिस तरीके से मुस्कुरा के सीबीआई के पास से निकलती है डीआरडीओ, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से रिया चक्रवर्ती के बारे में समझाना चाहेंगे। रिया से तकरीबन 35 घंटे की अब तक पूछताछ हो चुकी है, लगातार पूछताछ की जा रही है। सोमवार को सीबीआई ने चौथे दिन करीब 9 घंटे तक पूछताछ रिया से की। तो रिया से पूछताछ में क्या क्या निकला है, क्या कुछ, वो हम आपको बता रहे हैं। रिया से पहले दिन 10 घंटे तक पूछताछ चली थी, उसके बाद जिस तरीके से दूसरे दिन 7 घंटे, तीसरे दिन 9 घंटे, चौथे दिन 9 घंटे पूछताछ हुई है। जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। सुशांत के साथ रिश्तों को लेकर भी पूछताछ हुई है और आज चौथा दिन है, फिर से सवालों के घेर और फिर से सवाल पूछे जाएंगे रिया से। सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर भी सवाल किए हैं, ड्रग्स का एंगल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर जांच जारी है। कई सवालों पर रिया असहज नजर आ रही हैं, यानी रिया चक्रवर्ती सवालों को गोलमोल घुमा फिरा कर जवाब सीबीआई के सामने रख रही हैं। ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती नाराज सी लगी है जब उनसे सवाल पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ी सी भी दिखी है। एनालिसिस करने के लिए भी एक ऑफिशियल को बैठाया गया है। बिल्कुल वहां पर सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी से हुआ रिया का
सामना, रिया का सामना श्रुति मोदी से हुआ है। तो बिल्कुल आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। नीरज सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत की बहनों से भी होगा सामना, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जब सवालों की बौछार होगी, क्योंकि पूछताछ के बाद रिया मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे थे, क्योंकि मीडिया के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई गई है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। ममता, बिल्कुल, और आप देख सकते हैं मीडिया से काफी परेशान है रिया, क्योंकि एक तस्वीर भी सामने आई थी जहां रिया धक्का मारते हुए मीडिया को नजर आ रही थी। सोमवार को गौरव आर्या से भी पूछताछ हुई है, गौरव आर्या को लेकर अब गौरव आर्या से भी पूछताछ जारी है, क्योंकि गौरव आर्या का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ गया है। तो बिल्कुल ईडी लगातार गौरव आर्या से पूछताछ कर रही है। गौरव से रिया के साथ की ड्रग चैट को लेकर पूछताछ की जा रही है। कल भी गौरव आर्या ईडी के सामने थे और पूछताछ लगातार की गई थी ड्रग एंगल से, क्योंकि गोवा में होटल चलाते हैं गौरव आर्या और होटल का जिस तरीके से जिक्र किया गया था, और गिरफ्तारियां भी अब इस एंगल में हो रही हैं। ममता, सोमवार को सुशांत और उनकी बहन प्रियंका की चैट का खुलासा हुआ है। प्रियंका ने सुशांत को एक हफ्ते तक लिब्रियम कैप्सूल लेने को कहा था। तो अब ये सारी चैट्स भी सामने आ रही है। नाश्ते के बाद नेक्सेटो 10 mg हर दिन एक खाने को कहा है। तो बिल्कुल अब लगातार कई बातें सामने आ रही हैं। प्रियंका ने सुशांत को बिना डॉक्टर दिखाए दवाई लेने को कहा था, यानी बिना दिखाए दवाई लेने को कहा था उसकी बहन ने, प्रियंका ने, जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर बात करते हैं तो जिस तरीके से बवाल हुआ, लेकिन अब जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा भी हो रही है। लखनऊ में 8 केंद्रों पर होगी जेईई मेन की परीक्षा। लखनऊ से 5000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में जेईई मेंस परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। अगर लखनऊ की बात करें, 8 केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा को लेकर। तो आखिरकार एक लंबे बवाल के बाद ये परीक्षा हो रही है और तारीख का ऐलान है, कल परीक्षा होनी है, पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो बिल्कुल जानकारी ममता ने आपको दे दी, लेकिन सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें जब आपने जायजा लिया, वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आपने की, तो कैसा नजारा आपको नजर आया? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क से फेस को कवर करना होगा, और आप इस वक्त भी सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हर्ष, इस वक्त मैं IIM रोड पर सेंटर बनाया गया है, सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये प्रबंध नगर मुबारकपुर पड़ता है। यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। छात्र छात्राएं यहाँ आएंगे और एग्जाम देंगे। अब से कुछ देर में ये परीक्षा शुरू होने वाली है। और आपको बता दें, काफी विरोध के बाद, क्योंकि कई पार्टियों ने विरोध भी किया, और विरोध के बाद अब जाकर के एग्जाम को कराने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जो सेंटर की व्यवस्था है, ये जो मेन हाईवे है उससे काफी अंदर पड़ता है, और अंदर आने की वजह से कई छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी परीक्षा को, क्योंकि यहाँ अगर आना है तो अपने ही साधन से आना पड़ेगा। 8 सेंटर बनाए गए हैं कुल लखनऊ के अंदर, जिनमें 9 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये सेंटर है, व्यवस्थाएं पूरी हैं। जो लोग यहाँ स्कूल का स्टाफ है या ग्राउंड स्टाफ है, वो पूरी व्यवस्था कर रहा है। तमाम चीजें हैं, मास्क का प्रयोग करना है, जो मास्क बच्चे नहीं लाएंगे उनको मास्क देंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी, और तमाम तरीके से यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी तरीके से सुरक्षा के इंतजामों में चूक ना हो। ये सेंटर है सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट, और यहाँ के जो भी स्टाफ है वो भी हैंड ग्लव्स और मास्क का प्रयोग पूरा कर रहे हैं, शील्ड्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि कोई असावधानी ना हो। और देखिए, एक बात समझने की ये भी है क्योंकि 8 सेंटर बनाए गए हैं और कुल 5000 अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जितने भी सेंटर बने हैं लगभग शहर के बाहर के एरियो में बने हैं, और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको पहुंचने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हर्ष, बिल्कुल, और अगर बात करें सुविधाओं की, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि परीक्षा, आप जैसे बता रहे हैं कि शहरी जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनको आने में बहुत परेशानी हो सकती है, उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर व्यवस्था की है बच्चों के यहाँ सेंटर पर पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी आपको नजर आ रही हो जिससे बच्चे पहुंच सके? कोई ऐसी तैयारी, क्योंकि मुश्किल तो है, एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से गाड़ियों का अभाव है, बसें नहीं चल रही हैं अच्छे से।
ममता, देखिए मध्य प्रदेश की बात और है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस वक्त जो हालात हैं और खासतौर लखनऊ पे, तो लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन रही साधन की बात, तो अगर ये एग्जाम जो लॉकडाउन होता था, मिनी लॉकडाउन सैटरडे और संडे का, उसमें होता था तो साधन की जरूर दिक्कत होती थी। मगर यहाँ अब तक जब से खड़े हैं, यहाँ आम साधन टैक्सी या इस तरीके का कोई साधन नहीं दिखाई देता है। और इसके अलावा जो मेन रोड है वहां से अपने साधन से ही आना पड़ेगा, या फिर अपनी निजी गाड़ी हो, बाइक हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो उसी से यहाँ प्रबंधन सेंटर तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि आज लॉकडाउन नहीं है और आज के दिन टैक्सी और तमाम साधन ऐसे मिल जाने हैं, जिस वजह से लोगों को आने में सुविधा जरूर होगी। लेकिन सेंटर जो है जितने भी हैं वो शहर के बाहरी हिस्सों में ज्यादातर रखे गए हैं। ओमेक्स सिटी, कृष्णा नगर और तमाम ऐसी जगह हैं, जैसे कि यह सेंटर भी है। तो ये लगभग शहरों के बाहरी जगहों पर है जहां छात्र छात्राओं को आने में समस्या हो सकती है। बिल्कुल अशोक, माफ करिएगा गौरव, जिस तरीके से हम देख रहे थे इस पे काफी बवाल हुआ परीक्षाओं को लेकर। जब आप ग्राउंड जीरो पर निकले, आपकी छात्रों से बातचीत हुई, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। अब कहीं कितनी राहत उन छात्रों को भी मिल पाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। चुनौती तो काफी है, लेकिन जो इंतजार था अब उनका खत्म हुआ, अब ये परीक्षाएं होने जा रही हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। अंदर के जो भी स्कूल का प्रबंधन है, और साफ तौर पे जिला प्रशासन ने भी यह बात कही है कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 12 बच्चों को बैठा सकते हैं आप। और दूसरी बात, जरूर इस एग्जाम को लेकर के विरोधाभास रहा, कई पार्टियों की तरफ से, राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से विरोध भी किया गया। राजभवन पर कई लाठीचार्ज तक हुआ इस एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने के लिए। आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी, समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी, लेकिन बावजूद सरकार ने एग्जाम कराने के लिए ठानी और एग्जाम कराए जा रहे हैं। और ये व्यवस्था भी शुरू हो गई है। 9 बजे पहली पाली का एग्जाम शुरू हो जाएगा और लगभग 8:30 बजे एंट्री भी बच्चों की जो है वो बंद हो जाएगी। और अब एग्जाम का सेंटर है ये, और एग्जाम शुरू होने वाला है अब से कुछ देर में। 9 बजे करीब सेंटर शुरू हो जाएगा एग्जाम। और मुझे लगता है कि अब एंट्री भी पूरी तरीके से बंद हो रही है, जिसको देख करके गेट बंद करने का भी कवायद की जा रही है। और तमाम ऐसी चीजें हैं। तो सेंटर ये बना है आज, और अभी 6 तारीख तक एग्जाम होंगे। 13 तारीख को नीट का भी एग्जाम होना है। देखना होगा कि आखिरकार उसमें सरकार किस तरीके के प्रबंध करेगी। बिल्कुल, सरकार किस तरीके के प्रबंध करेगी। लेकिन ममता, जिस तरीके से ये पूरा बवाल हुआ है, और योगी सरकार भी कह रही थी कि हम पूरे व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन कोरोना उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से फैल रहा है गौरव। लेकिन हम बात करें प्रबंधों की, तो योगी सरकार से प्रबंधों के लिए कहा गया था कि ये सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। हालांकि गाइडलाइंस भी यूपी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई, जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर जारी कर रही हैं। अब जब वहां पर छात्र पहुंचेंगे, पूरी व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, अब लोगों का आना जाना सिलसिला शुरू हो गया है गौरव। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे प्रदेश के जो हालात हैं वो कोरोना को लेकर बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारें व्यवस्थाएं तमाम कर रही हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं विफल नजर आ रही हैं। लखनऊ की बात करें तो प्रतिदिन 700-800 से अधिक मरीज निकल कर आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि देखिए सेंटर का गेट भी अब बंद हो चुका है, यानी कि एंट्री जो है वो पूर्णतया बंद हो चुकी है। इस तरीके से अब ये एग्जाम शुरू होगा 9 बजे और 12 बजे तक ये एग्जाम होगा। अंदर की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हमने देखा कि जब छात्र छात्राओं ने अंदर प्रवेश किया तो उनको हाथों में सैनिटाइज कराया गया, मास्क पहना करके ही अंदर भेजा गया। लेकिन आप एक हालात देखिए, मैं एक हालात आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो अभिभावक होते हैं, जो छात्र छात्राओं के साथ आते हैं, उनकी संख्या ना के बराबर है। दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी या कोई ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। यानी कि इसका मतलब साफ तौर पे यह निकाला जा सकता है कि सेंटर में अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है क्योंकि 8 केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ तक पहुंचने में भी बड़ी समस्या हुई होगी। अब देखिए पूरी रोड सन्नाटा पड़ा है। अलग जगहों पर हमने ये भी देखा है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो खूब भीड़ हो जाती है, गार्जियंस की पेरेंट्स खड़े रहते हैं, मगर यहाँ वो नजारा नहीं है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को पहुंचने में समस्या हुई है, और उसका नजारा यह है कि यहाँ लोग भी नहीं आए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अंदर पालन हो रहा होगा, लेकिन जब अभ्यर्थी निकलेंगे हम तभी उनसे बात करके अंदर के क्या हालात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे उस सेंटर की तस्वीर, जहां पर अब कुछ ही देर में एग्जाम होने वाले हैं। खैर, बात कोरोना के कहर की करेंगे, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है ममता, और आंकड़े भी बताएंगे। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
बिल्कुल, लगातार कोरोना का कहर जारी है। मोहसिन रजा भी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की चपेट में आने वाले ये 16वें मंत्री हैं। इससे पहले 15 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मोहसिन रजा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। आपको बता दें, योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर हालातों की बात करें तो यह सामने आ रहा है कि लगातार लखनऊ में केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से वीवीआईपी लोग सामने आ रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये 16वें मंत्री हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले 15 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। अब वीवीआईपी लोग अगर इसकी इतनी चपेट में आ जा रहे हैं तो फिर आम जनता तो इससे पूरी तरीके से त्रस्त है और जनता के लिए काफी परेशानी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इससे अंदाजा ममता लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर कितना लगातार जारी है। लेकिन एक और आपको खबर बताएंगे, जिस तरीके से प्रणब दा पूर्व राष्ट्रपति का निधन कल हो गया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का माफ करिएगा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार होगा और आज दोपहर 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। केंद्र सरकार ने देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। तो प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। प्रणब मुखर्जी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कल लंबी बीमारी ममता से वो ग्रसित थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन कल हो गया। जिस तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार 2:30 बजे किया जाना है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, क्योंकि कल उनका निधन हुआ। उनके बेटे ने ये जानकारी दी थी ट्वीट के माध्यम से। लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे और महान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व ममता जिसके बारे में पूरी दुनिया एक तरीके से कहती है। बिल्कुल, तो कल एक बड़ी ही क्षति हमारे देश को हुई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तो जिस तरीके से लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पे उन्हें रखा गया था, आए दिन उनकी जिस तरीके से बुलेटिन जो जारी किया जाता है अस्पताल की तरफ से, जब वो जारी किया जाता था तो उसमें यही नजर आता था कि उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब ये सामने आए कि स्थिति में थोड़ा सुधार है। तो लगातार जिस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और आखिरकार कल देर शाम उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तो प्रणय हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, एक लंबे अरसे के बाद और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इतने दिन से अस्पताल में भर्ती थे और आखिरकार उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पूर्व राष्ट्रपति हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। आज अंतिम संस्कार उनका होने वाला है। क्या कुछ जानकारी, कब ये होगा, किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज अंतिम दर्शन के लिए प्रणब दा का पार्थिव शरीर उनके आधिकारिक आवास पर रखा गया है, 10 राजाजी मार्ग। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो वहां पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके अंतिम दर्शन करेंगे। वहीं आम लोगों के लिए सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक का वक्त रखा गया है, जब आम व्यक्ति इस महान नेता के आखिरी दर्शन कर सकेगा। 2 बजे का वक्त निर्धारित किया है, जब पूरे विधि विधान के साथ, पूरे सम्मान के साथ भारत रत्न प्रणब दा को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। और ये 2 बजे लोधी रोड पर जो शमशान घाट है वहां पर ये पूरी जो प्रक्रिया है वो निभाई जाएगी। अहम बात ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से 7 दिन का जो शोक है, राजकीय शोक, वो घोषित किया गया है। यानी 7 दिन तक जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उन पर जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका रहेगा। किसी भी तौर पर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर शोक घोषित किया है। ममता बनर्जी, क्योंकि वो बंगाल से ताल्लुक रखते थे, ममता बनर्जी ने भी अपने राज्य में शोक घोषित किया है।
और साथ ही में जो सरकारी कार्यक्रम थे उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो उनका आधिकारिक आवास है वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। अपील इस बात की भी की गई है कि क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का बेहद ख्याल रखें और जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने की भी अपील की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रणब दा राजनीति के अजात शत्रु उन्हें कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक तस्वीर को साझा किया है जिसमें वो प्रणब दा के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही है कि उनकी दी हुई कई महत्वपूर्ण सलाहें बहुत ज्यादा काम आई हैं। सरकार के दौरान 13वें राष्ट्रपति थे तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणब दा के कई मुद्दों को लेकर काफी बातचीत हुआ करती थी और उन्होंने कहा है कि वो जो सलाह देते थे वो बहुत महत्वपूर्ण थी। साथ ही में अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तो वो दिग्गज नेता रहे हैं। उनका कद ऐसा रहा है कि कई बार प्रधानमंत्री तक के देश प्रधानमंत्री तक के दावेदार रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसके अलावा ऐसे जितने भी अगर हम प्रमुख मंत्रालयों की बात करें तो वो उन्होंने संभाला हुआ है, चाहे हम वित्त मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, वाणिज्य मंत्री की बात करें, तो ये जो ऐसे मंत्रालय हैं वो भी प्रणब दा ने संभाले हुए थे। बिल्कुल, तो अगर हम बात तरीके के ये कहा जा सकता है अब्दुल कलाम के बाद ही वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अपनी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज उनका अंतिम संस्कार होगा और हम आपको तस्वीरें भी उसकी दिखाएंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पर क्या कुछ कहते हैं वो जरा आप सुनिएगा। प्रणब दा के निधन पर बहुत ही आज अफसोस हुआ है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलासफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। हमारी एसोसिएशन उनके साथ पिछले 45 वर्षों से रही है, जब हम यूथ कांग्रेस में थे, और 80 से लेकर जब तक वो राष्ट्रपति रहे तब तक हम संगठन और अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे, प्राइम मिनिस्टर उनके अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ इकट्ठे कैबिनेट में रहे हैं। तो हम हमेशा उनसे सलाह लेते थे और वो सिर्फ हम ही को सलाह नहीं देते थे, बहुत सारे दूसरे कुलीग्स को सलाह देते थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर, लीडर ऑफ हाउस के तौर पर जो उन्होंने काम किया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। बिल्कुल, हमारे देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में किस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है वो आपको बताते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका नजर आ रही है। गिर सकती है आकाशीय बिजली, ये कहना सामने आ रहा है। 4 जिले अलर्ट पर हैं। बागेश्वर में भी बारिश ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो उत्तराखंड में 4 जिलों में भारी बारिश की
चेतावनी दी गई है। देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका जताई गई है। तो बड़ी जानकारी, बिजली भी गिर सकती है, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हैं। बागेश्वर में अब तक 1797 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड तो एक तरीके से दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका है। सीधे धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ममता तमाम जानकारी वो पहुंचाएंगे। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब मौसम विभाग ये कहता है कि आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, क्योंकि भारी बारिश लगातार जारी है उत्तराखंड में। क्या कुछ आपके पास जानकारी? बिल्कुल हर्ष जी, देखिए मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है राज्य सरकार को, उसके तहत आज यानी 1 सितंबर को लगभग 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और आकाशीय बिजली की भी संभावना जताई है। जबकि अगले 2 दिन यानी 2 से 4 सितंबर तक 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और सरकार से जो एहतियातन जरूरी चीजें हैं उसको मुकम्मल रखने की अपील की है। और इसके साथ ही अभी बारिश का जो क्रम है लगातार उत्तराखंड में जारी है। और अभी बात करें ताजा हालात की, तो मसूरी जाने वाला जो मुख्य मार्ग है वहां पे भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते वह मार्ग बंद कर दिया गया है। वहां पे जो 4 पहिया वाहन है उनको कुठाल गेट पर ही यानी देहरादून शहर में ही रोक लिया जा रहा है और जो 2 व्हीलर्स है उनको दूसरे वैकल्पिक मार्ग से मसूरी भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जो शहर की तमाम जो नदियां हैं छोटी छोटी और जो सीजनल नदियां हैं वो भी उफान पे हैं। और देहरादून की बात करें अगर, तो तमाम जो अलग अलग इलाके हैं वहां पे भारी बारिश की वजह से जल जमाव देखा जा रहा है हर्ष जी। बिल्कुल, और अगर बात करें बारिश की तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सामने आ रहा है कि 44 साल का रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़ा है। तो किस तरीके की सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं, अगर बात करें सरकार की व्यवस्थाओं की, तो सरकार ने, आपदा प्रबंधक विभाग ने किस तरीके से तैयारियां की हैं? धीरेन्द्र, देखिए ममता जी, जो बारिश का मौसम होता है उत्तराखंड में वह एक तबाही का सबब होता है और लगातार पर्वतीय इलाकों से लगा के मैदानी क्षेत्रों तक उसका कहर देखने को मिलता है, जिसको देखते हुए हर साल जो सरकार है वो अपनी तैयारियां पहले से ही करके रखती है। लेकिन इस बार सरकार की तैयारियों पे कोरोना का एक ग्रहण लग गया था, उसके चलते तमाम जो सरकारी मशीनरी थी कोरोना में उलझी हुई थी और समय से वो सारी तैयारियां उस तरह से मुकम्मल नहीं की जा सकी जिस तरह से पहले के वर्षों में की जाती रही हैं। तो उसका पूरा असर आप देखें, जो देहरादून के शहरी इलाके हैं वहां पे भारी जल जमाव देखने को मिला। लेकिन लगातार बरसात की कहर को देखते हुए अब जो सरकारी अमला है वो लगातार काम कर रहा है। पंपिंग मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहां जहां जिन इलाकों में जल जमाव होता है वहां पे बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई। इसके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत इस मौसम में होती है, जब पानी लगता है, पानी रुकता है कहीं पे, तो डेंगू मच्छर फैलने का जो रहता है, तो उसके लिए भी सरकार ने विशेष अभियान चलाया है। स्वयं मुख्यमंत्री इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। हर सप्ताह में जो रविवार होता है 15 मिनट डेंगू पर वार करके उन्होंने एक अभियान चलाया है और सभी लोग अपने अपने इलाकों में अपने आसपास उस सफाई अभियान में भाग लेते हैं, क्योंकि कोरोना के साथ साथ डेंगू का कहर भी अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। उसको देखते हुए सरकार की जो तैयारियां हैं वो काफी हद तक बड़े लेवल पे, जिस तरह दिल्ली वगैरह में होता है वैसी कोई स्थिति उत्तराखंड के किसी शहर में अभी देखने को नहीं मिली है। हाँ बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, पस्सियां गिर रही हैं, कितने मार्ग अभी बाधित बताए जा रहे हैं, और अगर लोगों को जानकारी चाहिए मीडिया के माध्यम से, जैसा हम लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड वासियों की कौन से मार्ग बाधित है, लेकिन वो जानकारी हम कहां से ले सकते हैं? अगर उन्हें प्रमुख मार्गों से गुजरना हो, कोई बाहर से आ रहा हो तो उसकी जानकारी भी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हर्ष जी, जैसे मौसम के बारे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून तमाम चीजों की पहले से ही जानकारी देता है, उसी तरह यहाँ पे जो सड़कों के निर्माण के लिए जो कार्यदायी एजेंसी है PWD यानी लोक निर्माण विभाग, वो प्रतिदिन एक रिलीज जारी करता है और बताता है कि राज्य में कौन कौन सी सड़कें कहाँ कहाँ पे बाधित हुई है और कौन सी बाधित सड़कें थी जिन्हें खोला जा चुका है। अगर आज की बात करें तो लगभग 80 के आसपास छोटे और बड़े संपर्क मार्ग बाधित है, जिनको खोलने के लिए लगातार जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं लगी हुई हैं, जिसमें जो है चक्राता इलाके के बहुत सारे जो रूट हैं शामिल हैं। जो गंगोत्री जाने वाले मार्ग है वहां पे इस तरह के बहुत सारे रोड है। इसके साथ जोशीमठ यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रूट है वहां भी बहुत सारे जो मार्ग हैं अभी बंद चल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां लगातार
बारिश का क्रम जारी है, जिसके चलते रास्ते खुलते तो हैं लेकिन फिर बरसात होती है और वो फिर बंद हो जाते हैं। हर्षदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए धीरेन्द्र, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम तबाही कहीं ना कहीं मचा रहा है। ममता, अब बात करेंगे गणपति की, बताइएगा थोड़ा, क्योंकि हम रिपोर्ट भी एक खास लेकर आए हैं गणपति बप्पा मोरया को लेकर। बिल्कुल, 10 दिन की पूजा आराधना के बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया है जिस दिन गणपति जी का विसर्जन होना है। कैसी तैयारियां हैं इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर के दिन यानी कि आज है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के साथ ही भगवान गणपति को सहर्ष विदा किया जाता है। और अगले साल आने की प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही 10 दिनों के गणेश उत्सव का समापन हो जाता है। गणेश चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी को घर में लाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और गणेश जी को प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। गणेश जी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता है, इसलिए जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी के चलते विसर्जन के लिए वो उत्सव देखने को नहीं मिलेगा जो हर साल देखने को मिलता था, लेकिन बावजूद इसके आप घर पे बड़े ही उत्साह के साथ बप्पा की विदाई कर सकते हैं। ऐसे में आपके लिए गणपति विसर्जन के लिए आज कई मुहूर्त है। आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार गणपति का विसर्जन करें। गणपति जी की स्थापना तो आपने बहुत श्रद्धा से की। गणेश चतुर्थी का वो समय शायद ही कभी भूलता है किसी को भी, यानी जब गणपति आपके पास विराजित होते हैं और गणपति को आपने मनाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार की होती है। अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान रखा है कि जितना विधि विधान से, जितना सही मुहूर्त देख करके आप गणपति की स्थापना करते हैं, क्या उतना ही विधि विधान और उतना ही समय यानी मुहूर्त देख करके आप गणपति जी का विसर्जन भी करते हैं? कोई चूक तो नहीं करते, कोई गलती तो नहीं रह जाती? देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं आपके ऐसे रिचुअल से जो आपके जीवन में खुशियों की दस्तक देते हैं। समय अगर सही चूज किया जाए, विधि विधान अगर पूरा हो, तो यकीन मानिए गणपति तो झोलियां भर करके जाते हैं। आते तो हैं, बहुत कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन जाते समय वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गणपति स्थापना नहीं की होती, लेकिन 10 दिन तक उनकी बहुत ही निष्ठा से पूजा करते हैं। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। प्रातः काल का मुहूर्त सुबह 9:10 से लेकर दोपहर 1:56 तक। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:07 तक। शाम का मुहूर्त रात 8:07 से लेकर रात 9:21 तक। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की तिथि है। आज के दिन स्नान के बाद गणेश जी की पूजा करें और उनके प्रिय चीजों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणेश मंत्र और गणेश आरती का पाठ करें। इस दौरान स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और गणेश विसर्जन के लिए निर्धारित समय के अनुसार मूर्ति विसर्जन की पूजा करें। गणेश विसर्जन पूजा विधि। एक चौड़े पाट को गंगा जल से साफ करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं और उस पर लाल या पीले वस्त्र बिछा दें। फिर उसे पुष्प आदि से सजा दें। उसके चारों कोनों पर 4 सुपारी रख दें। फिर गणेश जी की मूर्ति को पूजा स्थान से उठाकर उस पाट पर रख दें। अब पुष्प, अक्षत, फल, वस्त्र और मोदक गणपति को चढ़ाएं। दक्षिणा के तौर पे कुछ रुपए रखें। इसके बाद पंचमेवा, चावल, गेहूं, कुछ रुपए आदि की एक पोटली बनाएं और एक डंडे में बांध दें।
फिर गणपति बप्पा का जयकारा लगाएं। जिस तरह हम बप्पा को घर लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह उनका विसर्जन भी करना चाहिए, ताकि वो हंसी खुशी अगले साल हम पर अपनी कृपा फिर से बरपा सके। हालांकि इस साल कोरोना काल के चलते सामूहिक रूप से गणेश विसर्जन नदियों में नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करें। कोरोना काल में घर पर विसर्जन कैसे करें? घर पर गणपति विसर्जन के लिए एक गमले में पानी भरकर उसमें गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करें और उसके बाद उसमें मिट्टी डालकर पौधा लगा दें। लेकिन उस गमले में कभी तुलसी का पौधा ना लगाएं, क्योंकि तुलसी भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती। आदि पूज्य भगवान लंबोदर, वक्रतुंड, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति जैसे नामों से पुकारे जाने वाले गणेश जी से विसर्जन के पहले ही श्री गणेश अगले साल आप फिर जल्दी आइएगा, ये कहना बिल्कुल न भूलें। शास्त्रों के अनुसार भी किसी को भी विदाई देते समय उसको दोबारा आने को कहना जरूरी होता है। इससे गणपति अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। अनजाने में हुई गलतियों से क्षमा करने के साथ ही उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो ममता, अब वक्त अलविदा कहने का हो गया है, जरा हमारे दर्शकों से अपील भी करते जाएगा। बिल्कुल, चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम दोनों को ही दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। अपील करिए। आज खास मुलाकात में हमारे संग मौजूद हैं दिल्ली डार्लिंग फर्स्ट रनर अप पूजा दुआ। थैंक यू सो मच JK 24/7 चैनल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर बैठूंगी, टीवी या फिल्म के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत अलग है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? आलिया भट्ट। फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। फेवरेट मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि ऐसा गाना करना है। मेरा हर एक गाना मेरे लिए बहुत क्लोज है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं।